तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रकाश के चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u सूत्र का नियमन, जो कि दर्पण के लिए सूत्र होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यू वी एफ में संबंध बताइए। यू वी एफ में संबंध बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा सा फिगर मान लेते हैं। ये एक देखिए अवतल दर्पण है, तल के लिए भी कर सकते हैं आप। फिगर का फॉर्मूला दोनों पे ही वही आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये दर्पण का ध्रुव है, और यहाँ पर एक वस्तु ओ डैश रखा है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो दर्पण से परावर्तित होकर के ये कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये मान लेते हैं मुख्य फोकस है। उसके बाद में यहाँ से देखिए, यहाँ से इतने ही दूरी पर एक यहाँ पे सेंटर ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें ये दर्पण से परावर्तित हो करके ऐसे टकराएंगी और ऐसे ही वापस लौट जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका नाम हम दे देते हैं प्रतिबिंब का यार क्या मास्टर, यहाँ देखो आई आई डैश, यहाँ पर सी है, और ये इस तरह से फिगर कंप्लीट। समझो अब इसको। पहले तो हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं कि यू वी एफ में हमें कैसे संबंध स्थापित करना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, और किस तरह से इस सूत्र का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो ध्यान में देखिए, यू क्या होता है? सभी दूरियां, सबसे पहले जान ले कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण वाले चैप्टर में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। जैसे मैं कह दें कि मैं आपके तीर की दिशा में चल रहा हूँ, तो सभी दूरियां क्या हो जाएंगी? धनात्मक हो जाएंगी। और आपतित तीर के विपरीत दिशा में सभी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैं मान ली यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ ऐसे, तो ये आपतित किरण की दिशा में इधर सब चीजें धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में इधर सब चीजें क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक हो जाएंगी। तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां धनात्मक, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक हो जाती हैं। इस तरह से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। एक और तरीके से इसे अगर हम समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जैसे देखो, ये ऐसे कोई भी दर्पण बना हुआ है, इसकी दाहिनी ओर सब प्लस और बाईं ओर सब क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन ये नियम तो ये है कि ये आपतित किरण आ रहा है, तो इसकी दिशा में सभी दूरियां धनात्मक, और इसके विपरीत दिशा में सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं। इसके ऊपर कुछ नापेंगे प्लस, नीचे नापेंगे माइनस, और सभी दूरियों को नापेंगे कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अब आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में सभी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब एक चीज और देखना है कि दर्पण के ध्रुव से जब वस्तु की दूरी नापेंगे ओपी, तो ये आपका हो जाएगा यू। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। पी सी आर रटाया गया तुम लोग को। पी आई दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम जो है वी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को, सॉरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी एफ कहते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी को ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को वी, ध्रुव से जो है वो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो है हम लोग आर, और ध्रुव से जो है फोकस मुख्य फोकस की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ कहेंगे। और चूंकि सभी दूरियां दर्पण के बाईं ओर है, तो सबको क्या करेंगे? माइनस 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 माइनस। कठिन थोड़ी है, थोड़ा सा ध्यान दो क्या इसे बता रहा हूँ। ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी यू, ध्रुव से सी पी सी आर, और पी आई डैश प्रतिबिंब हो गया, पी एफ आपका मुख्य फोकस हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्राइंगल ओ ओ डैश सी तथा ट्राइंगल आई आई डैश सी में। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज
हैं। और अगर ये समरूप है तो कैसे समरूप है पहले ये जान लीजिए। देखिए मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल रहा हूँ। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ओ ओ डैश यहाँ सी है और यहीं से जुड़ा हुआ है ट्रायंगल है आई आई डैश। अब देखिए समरूप, समरूप का मतलब होता है 10th क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि समरूप का मतलब होता है कि दो कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखो यहाँ 90 यहाँ भी 90, शीर्षा विमुख कोण से ये कोण इसके बराबर, यानी दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। लेकिन एग्जाम में आपको ये बिल्कुल नहीं बताना है कि समरूप क्यों है, केवल बता देना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। क्यों है ये आपको बस समझना है कि दो कोण दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर हैं, इसीलिए त्रिभुज समरूप है। एग्जाम में इसे लिखना है। अब समरूप होने के होता क्या है? If two triangle are just similar, then its corresponding sides ratio of corresponding sides is equal। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज के समरूप हैं, उनके कोण बराबर है और वो समरूप हैं, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाएं क्या है? संगत भुजाएं की है, की है, की है, की है, की है, की है। तो लंब लंब का अनुपात और आधार आधार का अनुपात। यहाँ देखिए लंब क्या मिलेगा? ओ ओ डैश। लंब क्या मिलेगा? ओ ओ डैश। और यहाँ लंब क्या मिलेगा? आई आई डैश। यहाँ पर देखिए आधार क्या था? आधार क्या था? ओ से सी तक का। और यहाँ आधार क्या है? सी से आई डैश तक का। इस तरह से हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। एक इक्वेशन बनी। सेम ऐसे ट्रायंगल नीचे भी दो ठो बन रहा है आपका। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और नाम दे दूं ए एम, याद है कि ये यम लगभग पी के बराबर होता है। फिगर में तो बहुत दूर दिख रहा है लेकिन ये एम लगभग पी के क्या होता है? बराबर होता है। हम लोग चलेंगे ट्रायंगल ए एम एफ तथा ट्रायंगल आई आई डैश एफ समरूप त्रिभुज है। फिर ये कहते हैं समरूप त्रिभुज है। और अगर ये समरूप है तो इनके भी लंब लंब का अनुपात आधार आधार के अनुपात से क्या होगा? बराबर होगा। मैं ट्रायंगल दिखा दो तुम लोग को। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। देखिए ये इस ट्रायंगल, ठीक है, खराब नहीं करेंगे फिगर। यहाँ देखिए ऐसे ए एम एफ और इसी से जस्ट लगा हुआ यहाँ पर है आई आई डैश एफ। ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, समरूप होगा। और जब समरूप हो गया तो इसके इसके लंब 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 का अनुपात आधार आधार के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। इसका लंब है एम और इसका लंब है आई आई डैश। इसका आधार है एफ एम और इसका आधार है आई डैश एफ। आई डैश इस तरह से हम लोग जो है लिख ले रहे हैं आई डैश एफ, आई डैश एफ इसका आधार था। क्लियर हो गया दोस्तों? अच्छा अब देखिए जो एम डिस्टेंस है, एम जो डिस्टेंस है वो ओ ओ डैश के बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए ओ ओ डैश बटे आई आई डैश इक्वल्स टू यफ यम। ये भी मैं लिख दूँ कि यम जो है लगभग पी के बराबर है, तो यफ पी बटे आई डैश एफ। और ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। और ये दोनों चीज समझाते हैं एम कैसे इक्वल है ओ डैश के। तो आप देखिए यहाँ मैं बोल रहा था कि ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है। और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है? समान होती है। देखिए एक समांतर ऐसे ही समान, ट्रेन की पटरी एकदम बीच की दूरी हर जगह क्या होती है? बराबर होती है। ऐसे यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं तो दूरी हर जगह क्या होगा? बराबर होगा। और जब दूरी हर जगह बराबर होगा तो ओ ओ डैश, ओ ओ डैश बराबर हो जाएगा, ओ ओ डैश बराबर हो जाएगा ए एम के, या ए एम कह सकते हैं बराबर हो जाएगा ओ ओ डैश के। इसलिए हमने ए एम की जगह पे ओ ओ डैश रख दिया। फिर हमने कहा था कि यम लगभग पी के बराबर होता है, यम लगभग पी के बराबर होता है, तो यम की जगह पे पी रख दिए। ऐसा कर क्यों रहे सर जी? ऐसा कर क्यों रहे? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापनी है। अभी जिसमें पी रही है उसमें पी लाओ भाई। देखो अब दो समीकरण एक और दो से अगर हम लोग चलेंगे, समीकरण एक व दो से, तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखने कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, ध्यान से देखने कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, हाँ कुछ कुछ होता है। यहाँ देखो ओ ओ डैश बटे आई आई डैश, ओ ओ डैश बटे आई आई डैश, ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, ये इसके इक्वल कर सकते हैं। या ऐसे सोच लो कि यहाँ से ओ ओ डैश बटे आई आई डैश की वैल्यू, कि ये ओ सी बटे सी आई डैश नहीं यहाँ रखा हूँ, यहाँ ओ इसकी वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। तो क्या बनेगा समीकरण? क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? बनेगा इसकी जगह पे ओ सी बटे सी आई डैश इक्वल टू
एफ पी बटे आई डैश एफ, ये बनेगा। अरे कुछ नहीं, क्यों, यह समीकरण एक दो को ध्यान से देखो, ये बराबर, तो ये इसके बराबर खट से। अब चूंकि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, तो सब के साथ पी लिखिए, ओपी माइनस ओसी, सबके साथ पी बीच में माइनस यानी पीसी लिखिए, सबके साथ पी बीच में माइनस, सबके साथ पी बीच में माइनस, सबके साथ पी, अच्छा इसमें तो पी है, इसमें तो पी है यार, सबके साथ पी, ये तो लिखो, ये आपकी एक ही बात है, सबके साथ पी बीच में माइनस, सबके साथ पी बीच में माइनस। एक चीज ध्यान रहे कि जब आप इस ट्रिक से लिख रहे हैं कि सबके साथ पी और बीच में माइनस, सबके साथ पी और बीच में माइनस, जब आप इस तरह से लिख रहे हैं, तब आपको ध्यान देना। मैं एक बार वीडियो देख लूं कि सब चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब चीज आ रहा है कि नहीं, सब चीज आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक ठीक, चलो ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे अकेले ही करना है काम तो फिर देख लेना जरूरी है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से देखो, सबके साथ पी बीच में माइनस, सबके साथ पी और बीच में माइनस, सबके साथ पी, देखो ओ के साथ पी, सी के साथ पी बीच में माइनस, सी के साथ पी, आई के साथ पी बीच में माइनस, यहाँ तो पी था ही। सर पी पी की क्यों बात कर रहे हैं भाई, पी कितना अच्छा लग रहा है आपको। ये अच्छा लग रहा है, सब सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापनी है बेटा, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, सारी दूरियां, चलो देखो, यहाँ भी आई के साथ पी, एफ के साथ पी बीच में माइनस। जब ऐसा ट्रिक लगा करके आप लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रहे कि जो दूर है डिस्टेंस, उसमें से नजदीक वाला ही घटाना है, ये बाद में प्लस माइनस की गलती हो जाएगी। देखिए जैसे ओ दूर है और सी पहले है, तो ओपी में से पीसी घटवाया यहाँ पे, देखिए, और यहाँ देखिए आई डैश यहाँ पे ना, तो पी आई डैश में से पी एफ घटाया, पी एफ में से पी आई डैश घटा दिए गलत, या पीसी में से ओपी घटा दिए तो गलत, यानी क्योंकि भाई कोई ऐसे ओसी लिख सकता है, कोई यहाँ सीओ लिख सकता है, अब सीओ लिख दिया पहले वहीं पे, तो कह दिया पीसी माइनस ओपी, बस फूक उठेगा, सब फूक उठेगा, सब का सब फूक। इसलिए ध्यान रहे कि जो दूर है, इस मुख्य अक्ष पे जो दूर है उसमें से नजदीक वाला घटाना है, इस बात का ध्यान रखना, मिला लेना। सर जब इतना दिमाग लगाना तो ट्रिक रटा ही क्यों रहे हैं? हाँ भाई चलो ठीक है, ट्रिक नहीं रटा पाओ, ध्यान में देखो क्या है, यहाँ लिखा है ओसी, ऐसे लाइन है, ये है ओ, ये है सी, ये है पी, हमें निकालना है ओसी, तो हम क्या करेंगे, पूरे ओपी में से अगर इधर का पीसी घटा दूं तो यही तो बचेगा। भाई एक डंडा पूरा आपका है ओपी, हमें दर्पण के ध्रुव से सब चीज निकालना है, तो ध्रुव ओपी है यहाँ तक का पूरा, और हमें ओसी बस चाहिए, तो पूरे ओपी में से अगर मैं इधर का पीसी घटा दूं, तो यही ओसी ही तो बचेगा, इसलिए ओसी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ओपी माइनस पीसी, यहाँ पे ऐसे ही। ये दिमाग लगा सकते हैं, बाकी ऐसे जिसको दिमाग नहीं है और दिमाग लगाए और दिमाग लगाए, ये मान समझ से देखो यहाँ पर था सी आई डैश, तो सी है, फिर आई डैश है, फिर यहाँ पर पी है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापनी है, मुझे इतना डंडा चाहिए, जिस पूरे डंडे में से मैं इधर का डंडा काट के निकाल दो, तो यही सी आई डैश ही तो बचेगा। तो देखो सी आई डैश की यहाँ पे क्या आ गया, पी सी माइनस पी आई डैश। तो जिसे बाबू समझना है वह ऐसे कर ले कि पूरा डंडा ध्रुव तक का है, जो मुझे निकालना है उसको छोड़ करके पूरे में से उसके उधर का काट के निकाल दो, घटा, घटा दो उसको, काट के निकालने मतलब घटा देना है, तो घटा देना, ठीक है। ये यहाँ तक का बात है। अब इसमें सब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट को, भाई देखो ओपी का मान है माइनस यू, पीसी का मान है माइनस आर, पीसी का मान है माइनस आर, पी आई डैश की वैल्यू है, पी आई डैश की वैल्यू है माइनस वी, पी एफ की वैल्यू है माइनस एफ, और पी आई डैश की वैल्यू माइनस वी, और फिर क्या करेंगे, फिर पी एफ की वैल्यू माइनस एफ, सब वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे इसका एक अच्छा सा कैलकुलेशन कर